वाणिज्यवाद विश्व के इतिहास में वाणिज्यवाद भी सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं कि वाणिज्यवाद किसे कहते हैं। तो औद्योगिक क्रांति व्यवहारिक वाणिज्यवाद को कहीं कहीं दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो औद्योगिक क्रांति में व्यवहारिक रूप से वाणिज्यवाद को कहीं कहीं दर्शन कहा जाता है। वाणिज्य क्या है? तो वाणिज्य व्यापार को संगठित करते हैं। क्या करते हैं? वाणिज्य व्यापार को संगठित करते हैं। 18वीं शताब्दी के वाणिज्यवाद कौन थे? 18वीं शताब्दी के वाणिज्यवाद में एंटोनियो सीरा के लेख में कौन से वाणिज्यवाद को वर्णित किया गया था? तो एंटोनियो सीरा के लेख में वर्णित है आर्थिक राष्ट्रवाद, पैतृकवाद और उपनिवेशों की स्थापना। ये किसके अंतर्गत आता है? तो वाणिज्यवाद के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? आर्थिक राष्ट्रवाद, पैतृकवाद और उपनिवेशवाद की स्थापना। वाणिज्यवाद का जन्म क्या माना जाता है? तो वाणिज्यवाद के जन्म को व्यावसायिक क्रांति के साथ साथ विकसित होने वाली एक सैद्धांतिक प्रक्रिया माना जाता है। क्या माना जाता है वाणिज्यवाद को? तो वाणिज्यवाद का जन्म जो माना जाता है व्यावसायिक क्रांति, क्या माना जाता है? व्यावसायिक क्रांति के जन्म के साथ साथ विकसित होने वाली एक सैद्धांतिक प्रक्रिया माना जाता है। वाणिज्यवाद के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो वाणिज्यवाद के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन इटली के अर्थशास्त्री थे एंटोनियो सीर थे। एंटोनियो सीरा ने वाणिज्यवाद सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। कब? 1613 ईस्वी में। इन्होंने अपने लेख में किस प्रकार के वाणिज्यवाद की बात की? तो इन्होंने इसके अंतर्गत आर्थिक राष्ट्रवाद, पैतृकवाद और उपनिवेश की स्थापना की बात की थी। आर्थिक राष्ट्रवाद क्या कहलाता है? आर्थिक राष्ट्रवाद जो है वो होता है उत्पादन को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना और गिल्ड को बढ़ावा देना। क्या कहलाता है? तो आर्थिक राष्ट्रवाद कहलाता है। अनेक लेखों में उन देशों में जहां खदानें नहीं हैं सोना और चांदी लाने की विधियों पर बल देना आवश्यक है, उन देशों को भी इसमें शामिल किया जाता है। वाणिज्यवाद के कारण क्या क्या है? वाणिज्यवाद होने के कारण क्या है? तो भौगोलिक अन्वेषण, राष्ट्रीय राज्यों का उदय जिसमें निरंकुश राजतंत्र का उदय कुछ इतिहासकार द्वारा कहा जाता है। राष्ट्रीय राज्यों का उदय और कुछ इतिहासकारों द्वारा माना जाता है कि निरंकुश राजतंत्र का जो उदय था वो भी वाणिज्यवाद के कारण के लिए माना जाता है। आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक विचारों में परिवर्तन, धर्म सुधार, पुनर्जागरण, जनसंख्या वृद्धि, यह सब कारण जो होते हैं वह वाणिज्यवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाणिज्यवाद के उद्देश्य क्या हैं? तो वाणिज्यवाद के उद्देश्य में पहला नंबर आता है कि राष्ट्रीय आर्थिक प्रभुत्व को प्राप्त करने के उद्देश्य से वाणिज्यवाद को महत्वपूर्ण माना जाता है। वाणिज्यवाद के सुदृढ़ होने से विदेशी व्यापार के जोखिम कम हो गए, इसलिए वाणिज्यवाद में सोने व चांदी प्राप्त करने पर बहुत बल दिया जाता था। किस लिए? क्योंकि वाणिज्यवाद के सुदृढ़ होने से विदेशी व्यापार के जोखिम क्या हो जाते? कम होते गए थे। इसलिए वाणिज्यवाद में सोने व चांदी प्राप्त करने पर बहुत बल दिया जाता था। सोना व चांदी के संग्रह को एक योजना माना गया। किसमें? वाणिज्यवाद में। धातुवाद क्या होता है? तो धातुवाद के मांग के कारण क्या थे? धातुवाद में मांग के कारण समुद्री मार्ग के कारण बढ़ते व्यापार की स्थिति, समुद्री मार्ग के कारण बढ़ते व्यापार की स्थिति, युद्धों के कारण अनिश्चय वातावरण में बुलियन या धातु प्रासंगिक मानी गई थी। यानी कि युद्धों के कारण अनिश्चय वातावरण में बुलियन या धातु को प्रासंगिक माना गया। व्यापार आयात एवं पुनर्निर्यात पर ज़्यादा निर्भर था। व्यापार आयात जो था वह किस पे ज़्यादा निर्भर था? तो व्यापार जो था वह आयात एवं पुनर्निर्यात पर ज़्यादा निर्भर था। हिस्ट्री ऑफ द रीजन किंग हेनरी द सेवेंथ 1632 किसने लिखी थी? तो फ्रांसीसी बेकन नामक राजनीतिक एवं दार्शनिक ने लिखी थी। यानी कि फ्रांसीसी बेकन जो था वह राजनीतिक एवं दार्शनिक था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसकी पुस्तक का नाम क्या था? हिस्ट्री ऑफ द रीजन किंग हेनरी द सेवेंथ, यानी 1632 ईस्वी में लिखी थी। इस पुस्तक में किसको बात किया गया है? तो इस पुस्तक में वाणिज्यवाद को शक्तिशाली राज्य स्थापित करने का नीति माना गया है। यानी कि क्वेश्चन बनेगा कि किस पुस्तक में वाणिज्यवाद को शक्तिशाली राज्य स्थापित करने का नीति माना गया है? तो वह पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द रीजन किंग हेनरी। ठीक है, तो यह पुस्तक किसने लिखा था? तो फ्रांसीसी बेकन ने लिखा था। इसमें वाणिज्यवाद को शक्तिशाली राज्य स्थापित करने की नीति माना गया है। किस पुस्तक में वाणिज्यवाद को राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक शक्ति का साधन बताया गया है? तो वह पुस्तक है द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश इंडस्ट्रीज कॉमर्स। 1822 ईस्वी में पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक? द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इस पुस्तक में क्या बताया गया है? तो इस पुस्तक में बताया गया है कि वाणिज्यवाद को राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक शक्ति का साधन बताया गया है। यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो विलियम कनिंघम ने लिखी थी। विलियम कनिंघम की पुस्तक का क्या नाम है? द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। कब लिखी गई थी? 1822 में। और कौन सी पुस्तक में वाणिज्यवाद को शक्तिशाली राज्य स्थापित करने की नीति बनाई गई थी? तो वह पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ द रीजन किंग हेनरी। पुस्तक के ट्रिक से हम समझें तो पुस्तक के ट्रिक से हम समझ सकते हैं। क्यों? कैसे समझ सकते हैं? तो जो पुस्तक थी द ग्रोथ, ग्रोथ मतलब क्या होता है? विकास करना। किसका विकास करना? ऑफ इंग्लिश इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, कॉमर्स और अंग्रेजी इंडस्ट्री जो उद्योग है और कॉमर्स है उसका विकास करना। क्या कहलाएगा? कि आर्थिक शक्ति का साधन बनाना है। ठीक है, जब विकास होगा तो आर्थिक शक्ति का साधन होगा। तो वो आर्थिक शक्ति का साधन के लिए कौन ने पुस्तक लिखी थी? तो द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश इंडस्ट्रीज पुस्तक लिखी गई थी। किसने लिखी थी? विलियम कनिंघम ने 1822 में। वही पुस्तक की बात करें यहाँ पे कि वाणिज्यवाद को शक्तिशाली राज्य स्थापित करने के, यानी शक्तिशाली राज्य स्थापित करने के लिए, तो राज्य स्थापित करने के लिए तो क्या होगा? हिस्ट्री ऑफ द रीजन किंग हेनरी। यह पुस्तक किसने लिखी? बेकर ने लिखी थी। तो कुछ चीज़ें हमें ट्रिक से याद करनी चाहिए जो हमारे दिमाग में हर समय बना रहता है।
वाणिज्यवाद के कट्टर आलोचक किसे माना जाता है? तो वाणिज्यवाद का कट्टर आलोचक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ ने वाणिज्यवाद की कट्टर आलोचना की है। इसने माना कि संरक्षणवाद आर्थिक हितों के विपरीत है। यानी कि इन्होंने क्या माना था? इन्होंने माना था कि संरक्षणवाद जो है वह आर्थिक हितों के विपरीत है। यानी कि इनके हिसाब से वाणिज्यवाद क्या है? वाणिज्यवाद एक संरक्षणवाद है। किसके हिसाब से? एडम स्मिथ के हिसाब से। वाणिज्यवाद का उद्देश्य समाज तथा आर्थिक का एकीकरण बताया है। कितने बताया है? तो गुस्ताव वान श्लामर ने क्या बताया? तो गुस्ताव वान श्लामर ने बताया कि वाणिज्यवाद का जो उद्देश्य है वह समाज तथा आर्थिक का एकीकरण है। किसका है? समाज तथा आर्थिकी का एकीकरण बताया वाणिज्यवाद के उद्देश्य को। किसने बताया? तो श्लामर ने बताया। यह कौन थे श्लामर? तो यह जर्मन अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने किसमें बताया था? तो इनकी पुस्तक का नाम था थिंकिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में। वाणिज्यवाद के मुख्यतः तीन घटक माने जाते हैं। तो वाणिज्यवाद के मुख्यतः तीन घटक कौन कौन से माने जाते हैं? तो वाणिज्यवाद के मुख्यतः तीन घटक आर्थिक राष्ट्रवाद, पैतृक राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद की स्थापना, उपनिवेशों की स्थापना को माना जाता है। आर्थिक राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? तो आर्थिक राष्ट्रवाद से तात्पर्य है कि अधिक से अधिक निर्यात को बढ़ावा देना, आयात को हतोत्साहित करना, कुशल कारीगरों को रखना, गिल्ड को बढ़ाना, कर मुक्त उत्पादन को बढ़ावा देना। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी टैक्स मुक्त उत्पाद को बढ़ावा देना, गिल्डों को बढ़ाना, कुशल कारीगरों को रखना, निर्यात को बढ़ावा देना और आयात में कमी करना। हल्दी पर किसका एकाधिकार है? तो हल्दी पर भारत का एकाधिकार प्राप्त है। और आर्थिक वाणिज्यवाद में साथ ही साथ उत्पादन के साधनों का उच्चतम स्तर पर प्रयोग करने की क्षमता का भी विकास करना है। पैतृकवाद के अंतर्गत, यानी पैतृक वाणिज्यवाद क्या कहलाता है? तो पैतृक वाणिज्यवाद जो होता है इसके अंतर्गत राज्य के नागरिक को राज्य पर निर्भर न करते हुए उन्हें स्वयं सक्षम बनाने पर बल दिया जाता है। यानी पैतृक वाणिज्यवाद क्या कहलाता है? कि पैतृक वाणिज्यवाद वह वाणिज्यवाद है जिसके अंतर्गत राज्य के नागरिक को राज्य पर निर्भर न करते हुए उन्हें स्वयं सक्षम बनाने पर बल दिया जाता है, जिससे वे व्यापार करने के साथ साथ सैन्य कार्य करने में भी सफल हों। उपनिवेश की स्थापना, तो उपनिवेश की स्थापना वाणिज्यवाद के अंतर्गत जो घटक आता है उसके अंतर्गत क्या कहा गया है? तो उपनिवेश की स्थापना के अंतर्गत उपनिवेशों से सस्ता कच्चा माल प्राप्त करना और प्रतिस्पर्धा विहीन अपने उत्पादों की बिक्री के लिए क्षेत्रों का प्रयोग करना। वाणिज्यवाद से संबंधित विचारक कौन कौन से थे? तो पहला विचारक का नाम आता है इसमें टॉमस मन का। टॉमस मन कहाँ का रहने वाला था? तो टॉमस मन जो था वह इंग्लैंड का प्रसिद्ध व्यापारी था। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का निदेशक भी बनाया गया था। यानी टॉमस मन कौन था? इंग्लैंड का प्रसिद्ध व्यापारी था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का निदेशक भी बनाया गया था। इसकी पुस्तक का नाम है इंग्लैंड ट्रेजर बाई फॉरेन ट्रेन। यानी इंग्लैंड ट्रेजर बाई फॉरेन ट्रेन का पुस्तक किसकी है? तो टॉमस मन की है। इंग्लैंड ट्रेजर बाई फॉरेन, थॉमस मन। यानी टॉमस मन ने क्या किया? इंग्लैंड का ट्रेजर बनाया था ट्रेन के द्वारा। टॉमस मन के द्वारा ट्रेजर। विलियम पैटी कौन था? तो विलियम पैटी जो था वह इन्हें सांख्यिकीय पद्धति के प्रवर्तक एवं राजनीतिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। राजनीतिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो राजनीतिक अर्थशास्त्र का जनक विलियम पैटी को माना जाता है। किसको माना जाता है? विलियम पैटी को माना जाता है। इन्हें सांख्यिकी पद्धति के प्रवर्तक भी माना जाता है। ठीक है, किसको? विलियम पैटी को। विलियम पैटी की पुस्तक का नाम क्या था? तो राष्ट्रीय संपदा का सिद्धांत करारोपण पर आधारित था। विलियम पैटी की पुस्तक जो थी वह राष्ट्रीय संपदा का सिद्धांत था। किस पर आधारित था? तो करारोपण पर आधारित था। चार्ल्स डेवनांट कौन था? तो चार्ल्स डेवनांट जो था एक उदार वाणिज्यवादी था। ये अंग्रेज मतलब ब्रिटेन का रहने वाला था। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? तो एसे ऑन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो एसे ऑन इंडिया पुस्तक लिखी थी चार्ल्स डेवनांट ने। एसे ऑन इंडिया पुस्तक में किसका विवरण दिया गया है? तो पूर्व और भारतीय व्यापार पर निबंध था। चार्ल्स डेवनांट ने व्यापार संतुलन को अनुकूल रखने के लिए और व्यापार संतुलन में लाभ रखने के लिए अपनी पुस्तक लिखी थी। इंग्लैंड में वाणिज्यवाद का विकास कब हुआ था? तो इंग्लैंड में वाणिज्यवाद का विकास एलिजाबेथ प्रथम के काल में हुआ था। कब? 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल माना जाता है, या वो जिंदा थी। 1558 से 1603 तक एलिजाबेथ प्रथम के काल में इंग्लैंड में वाणिज्यवाद का विकास माना जाता है। फ्रांस में वहाँ के वित्त मंत्री कुलबर्ट के द्वारा वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया गया था। यानी कि फ्रांस में वाणिज्यवाद का बढ़ावा किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रांस के वित्त मंत्री कुलबर्ट के द्वारा बढ़ावा दिया गया था। फ्रांस में वाणिज्यवाद को कुलवर्तवाद कहते हैं। यानी कि फ्रांस में वाणिज्यवाद को कुलवर्तवाद कहा जाता है। पूछ देगा क्वेश्चन कि कहाँ पर वाणिज्यवाद को कुलवर्तवाद कहा जाता है? तो फ्रांस में कुलवर्तवाद कहा जाता है। किसको? वाणिज्यवाद को। स्पेन में चार्ल्स के काल में वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया गया था। चार्ल्स पंचम यानी चार्ल्स पाँचवें के काल में वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया गया था स्पेन में किसके वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया गया था? तो स्पेन में चार्ल्स पाँचवें को वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया गया था। चार्ल्स पंचम के काल में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ से बहुत मात्रा में धनराशि स्पेन आई थी। किसके समय में? तो चार्ल्स पंचम के काल में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ से बहुत मात्रा में धनराशि स्पेन आई थी। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड कहाँ पे है? हालैंड में है। 1581 में नीदरलैंड के 4 प्रोटेस्टेंट राज्यों ने स्पेन के राजा के प्रति अपनी निष्ठा
को समाप्त कर एक संघ का निर्माण किया। कब? 1581 ईस्वी में। 4 प्रोटेस्टेंट राज्यों ने स्पेन के राजा के प्रति अपनी निष्ठा समाप्त कर दी थी। कब समाप्त कर दी थी नीदरलैंड ने? तो 1581 में समाप्त कर दी थी और एक संघ का निर्माण किया। इसे ही संयुक्त राज्य नीदरलैंड कहा गया। यानी संयुक्त राज्य नीदरलैंड की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राज्य नीदरलैंड की स्थापना जो हुई थी वो 1581 में हुई थी। इसी को डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। इसी को डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। कब? 1581 में। संयुक्त राज्य नीदरलैंड कब कहा गया? 1581 में कहा गया था। इन्होंने कहाँ किसके अपने को अलग किया? तो स्पेन के राजा से अलग किया। किसने मिला था? 4 प्रोटेस्टेंट राज्यों ने मिलकर। वाणिज्यवाद के कारण व्यापक बाजारों की स्थापना हुई। वाणिज्यवाद के कारण किन व्यापक बाजारों की स्थापना हुई? तो पहला इसमें कहा, ये दूसरा शुरू हो गया। दूसरा है डाक व्यवस्था का गठन किया गया। मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अंतः क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि एवं परिवर्तन हुई। समुद्र पार व्यापार में भी वृद्धि एवं परिवर्तन हुआ, जो कि लगभग 250 वर्षों तक अपने प्रभाव को बनाए रखा। यानी कि समुद्री व्यापार अपने कितने वर्षों के व्यापार को बढ़ावा लगा? तो 250 वर्षों तक बढ़ाए रखा।